पाठ 5 चिकित्सा का चक्कर। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढ़बाजी, कैसी तबीयत है? किसकी दवा हो रही है? कुछ फायदा है? जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण ही सही। मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का राम बाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पी ली, दोबारा दवा पी, तिबारा पी। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले, जबान दिखाइए। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेंकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेंक भी आरंभ हुई। सेंकते सेंकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। किसी ने कहा, अरे कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, क्यों न खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जो लोगों ने न बताई हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे डॉक्टर की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहा नाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण।
कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। इसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यशाली हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हुआ है। डॉक्टर साहब के यहाँ तुरंत आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी लौटकर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। मैं हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सा मार्तंड, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक ओर दर्द बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। अंत में जो साहब गए थे लौटे। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ले ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या कह रहे थे और मेरी तबीयत
दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ तो लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक और सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। उन्होंने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी दर्द तो कम हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती थी कम, दिमाग अधिक चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य जी को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य जी महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। सर्दी बहुत तेज नहीं थी। बनारस में कभी बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती। फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार अंगा पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पांव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार है। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी ही दुआ है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठे, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताजी दवाइयां रहती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, ये सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। इसी बीच में मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा। देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? वे बोली, बेटा, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का प्रसार है। वे बोली, देखो ना, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है। कोई चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा,
डॉक्टर साहब तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें हर्ज ही क्या है, बताओ। मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी कि इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान ले आए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं कि तुम्हें पायरिया है? उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यही निश्चय किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। श्रीमती बोली, यह सब फिजूल है। खाना ठीक से खाओ, बस 15 दिन में ठीक हो जाओगे। संतुलित आहार खाने से सेहत जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। सच में यह पौष्टिक और संतुलित आहार ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। रामबाण, अचूक दवा, प्रिसाइज ड्रग। साहित्यिक, साहित्य संबंधी, लिटरेरी। सांत्वना, आश्वासन, कॉन्सोलेशन। रफू चक्कर होना, गायब होना, डिसअपियर। एहतियात, सावधानी, प्रिकॉशन। निशस्त्रीकरण, शस्त्र न उठाना, डिसआर्ममेंट। यकृत, जिगर, लिवर। पित्ताशय, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। मंदाग्नि, बदहजमी, एसिडिटी। प्रादुर्भाव, प्रकट होना, इमर्शन। प्रतिहत, ठीक करना, रिपेयर्ड। चरक, सुश्रुत, संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ, संस्कृत टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा। गोया, मानो, जैसे, क्वासी। बेजार, परेशान, वरीड। गुफ्तगू, बातचीत, कॉन्वर्सेशन। शिफा, रोग से मुक्ति, रिलीफ फ्रॉम डिजीज। प्रसार, फैलाव, प्रिविलेंस। बरौनी, पलक, आईलैश।